हेलो एवरीवन, वेलकम टू GoPrep। बच्चों, कैसा था आपका स्लॉट 4 का GTSC एग्जामिनेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, हाउ वाज इट? आई बिलीव सो सबने बहुत अच्छा किया होगा, राइट? एंड लेट्स डू अ क्विक पेपर एनालिसिस विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इन द स्लॉट 4 एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आई एम निर्भय ओवर हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिजिक्स पोर्शन ऑफ योर स्लॉट 4 ऑफ द GTSC एग्जामिनेशन एज सच ओवर हियर। ठीक है बच्चों, ठीक है। So in the very first question, as all of you can check it out over here, it says that a bomb of mass 3 kg explodes into two parts of masses। तो एक यहां पर एक मास रखा था, एक बॉडी रखी थी, let's say it is of a mass 3m, ठीक है, और ये बाद में एक्सप्लोड कर जाती है into two segments। let's say कि ये होता है 2m मास का और ये वाला है मेरा छोटा सा मास है, ये एक है 1m मास का। ठीक है, इट हैज बीन मेंशन, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 3m मास वाले की जो रखा हुआ था उसकी 0 थी। दैट मींस द नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी इनिशियली वाज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट सेज दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ 1m इज 16 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी है 16 मीटर्स पर सेकंड, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ओवर हियर कि यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर्स पर सेकंड। व्हाई? बिकॉज 1 into 6 शुड बी इक्वल टू 2 into 8। सिंपल सी बात है। दैट इज हाउ आई एम गेटिंग दैट 8 ओवर देयर, राइट? नाउ इट हैज बीन आस्क्ड दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन। तो सिंपल सी बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? सिंपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1m मास, दैट इज हाफ ऑफ 1m into v स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर, प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2m मास, दैट इज हाफ ऑफ 2m into 8 स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना था इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर। तो यहां पर ये जो m है बच्चों, ये मिली जूल नहीं है, दैट इज m इज बेसिकली द मास ओवर हियर, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन एनी ऑफ दीज एग्जांपल्स इन दिस ऑप्शंस ओवर हियर, राइट? सो करेक्ट आंसर इज 192 m joules। ठीक है, मूविंग इनटू द क्वेश्चन नंबर 2, अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू ओवर हियर। यू ऑल शुड बी एबल टू चेक इट आउट। कौन सा स्टूडेंट था यहां पर जिसने करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है? सो 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन द रीडिंग्स टू वेरीफाई द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, इज यहां पर अभी कुछ भी आपको बाइंड फोर्स नहीं लग रहा होता है बॉडी पे, बट द वेट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स। ठीक है, ये बाइंड फोर्स के बराबर होता है, और यही है हमारा बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द बाइंड फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ द water that is being displaced over here। ये तीनों चीजें सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर एबल टू ऑब्जर्व बाय द जस्ट वन स्टूडेंट, दैट इज आई बिलीव सो स्टूडेंट 3, है ना? सो स्टूडेंट 3 ओनली इज द वन विच हैज गॉट द करेक्ट रीडिंग्स ओवर हियर। सही है? अनदर ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसा था क्या? चलिए, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन बिलो। आपने अगर क्लास 9 में देखा होगा इन द चैप्टर मोशन, ठीक है, वहां पर ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहां पर, एंड द स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट्स द पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, रादर इट्स वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग एज सच ओवर हियर विद टाइम, हेंस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सही है बच्चों? परफेक्ट है। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And yes, so let's move on to the next question. Match the column 1 with the column 2 with the appropriate combination as mentioned below. So match the column वाला पार्ट है, ध्यान से देखना था यहां पर। A moving disturbance is called as what? जो moving disturbance होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों wave। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? आपकी wave हो जाएगी। Now propagation require material medium, सिंपल सी बात है, ये होता है एक मैकेनिकल वेव को रेफर किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहां पर ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। इन द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इटसेल्फ, नॉट परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन एज सच। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही थी। देन कम्स द लास्ट पार्ट, बहुत सिंपल सी बात है यार, बैक एंड फोर्थ मोशन सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन में होता है, और कहीं पर एज सच यहां पर किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, राइट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो सभी ने कर लिया होगा, आई बिलीव सो, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मैं यहां पर आपको, अगर जिसने भी इसका आंसर निकाल लिया था, दैट इज गुड,
ठीक है, अगर आंसर नहीं निकाल पाए थे सो डोंट वरी, मैं आपको हिंट बता देता हूं कैसे सॉल्व करना था इसको. Two planets A and B have their radii in the ratio 2:5. So we are going to assume that these are going to be solid spherical planets as such. तो radii मान लेते हैं कि है RA upon RB is given to us as 2/5. ठीक है, first thing that we are going to find out over here is the ratio of their volumes, that is VA upon VB. तो ये आपका हो जाएगा 4/3 pi into RA square RA cube over here divided by 4/3 pi RB cube, right? इससे आपका क्या रेशियो आ जाएगा वॉल्यूम का? मे आई नो दैट पार्ट फ्रॉम एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन. क्या मैं जान सकता हूं सभी से इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर यू गेटिंग एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ओवर हियर? RA अपॉन RB का होल क्यूब करना है सिंपल सा आप सभी को यहां पर, एंड यू वुड बी गेटिंग कि ये आपका होगा 8/125. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला या फिर एक और रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए थी, एंड दैट वाज, चलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं लेट मी राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, यहां पे थोड़ी सी स्पेस कम हो रही है, सो लेट मी राइट इट डाउन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दैट इज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज G, कैपिटल G, यूनिवर्सल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस का स्क्वायर. तो ये रिलेशनशिप आप सभी ने देखा होगा, ये रिलेशनशिप शायद सभी ने पढ़ा हुआ होगा विद रेस्पेक्ट टू योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ पर्टिकुलर प्लैनेट. ठीक है, अब यहां पर एक और चीज शायद गिवन थी जो आप देख सकते हैं, रेशियो ऑफ द डेंसिटीज इज गिवन एज 1:6. मतलब कि मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भाई यू नो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज G इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज द मास जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. बट वन थिंग मोर दैट इज गिवन टू अस इज रो A अपॉन रो B, जो कि शायद गिवन था 1/6. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द इक्वेशन. मैंने VA अपॉन VB वाला रेशियो भी निकाल लिया था, दैट वाज 8/125 एंड 8/125 ओवर हियर, एंड अनदर रेशियो वाज RA अपॉन RB. दिस वाज अगेन गिवन टू अस ऑलरेडी इन द इक्वेशन एज 2/5, राइट? इन तीनों का इस्तेमाल करना था. We had to use these three terms over here while finding the ratio of GA upon GB. ठीक है, ये आपको सॉल्व करने के लिए ये वाला रेशियो आप रेशियो डेंसिटी का हो गया, ये आपका वॉल्यूम के लिए हो गया, और ये वाला पार्ट आपका रेडियस के लिए हो गया यहां पर. ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करते तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता ओवर हियर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता ऑप्शन बी, दैट इज फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट्स the mass of planet is greater than that of the planet B. That is not correct. यहां पर not true पूछा गया था, मतलब बाकी सारे के जो ऑप्शंस है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर. ठीक है, सही है, परफेक्ट है, सही है. So moving into the last question of this physics portion, that is question number 6. Massive truck and a car with the same kinetic energy are brought to rest by the application of brakes which provide equal retarding forces. तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी है दोनों की सेम, मतलब दोनों के पास एनर्जी है सेम. ठीक है, एनर्जी है सेम, और आपको पता है एनर्जी इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर. ठीक है, नाउ इट हैज स्पेसिफिकली बीन मेंशन्ड ओवर हियर कि भाई एनर्जी सेम है और यहां पर इक्वल रिटार्डिंग फोर्स भी है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हो जाएगा, है ना? You should be able to observe that part. Hence, the correct answer of this question is also going to be option C. Perfect. So these were the 6 important questions where two involved some numerical, थोड़ा सा calculation based concept था. आपका ये question number 5 and one more question that we had over here. The question number 1. ये दोनों में थोड़ा सा numerical part involved था. Rest I believe so that all the questions were pretty easy for all the students over here to solve. ठीक है? So I believe all of you would have got all the questions correctly. Let me know in the comment section कि कितने बच्चों के कितने आप लोगों ने solve कर पाए correctly out of these all 6 questions. And then let's now move on to the chemistry portion. Okay. Hello and welcome everyone. अभी आप लोगों का GTS का एग्जाम होके चुका है and I'm sure वो बहुत ही अच्छा रहा होगा. So I am the chemistry teacher here at GoPrep and my name is Akanksha Khandelwal और मैं आप लोगों के लेके आई हूँ chemistry part के सारे solutions. So slot 4 के GTSC के पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, आई एम ब्रिंगिंग हियर स्पेशली फॉर यू पीपल. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड वाज दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस. ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, राइट?
प्योर सब्सटेंस का मतलब यही होता है कि उसमें एक काइंड ऑफ पार्टिकल होगा, तभी उसे हम प्योर कह रहे हैं। अगर वो मिक्सचर है तो फिर वो प्योर तो हो ही नहीं सकता, राइट? सो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल भी नहीं होगा। सो फॉर दिस it has got only one kind of particle and the composition is same throughout, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। let's say you have got कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, सब जगह कार्बन ही कार्बन है आपका। इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर वाज योर ऑप्शन बी, पार्ट 1 and part 3. The next question that you had was maximum number of electrons that can be accommodated in n shell are. I hope आप सभी को याद होगा हमारे पास shells इस तरह से थे, right? So n is the fourth shell. The formula that you used was 2 into n square, where n stands for k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, right? So it becomes what? 2 into 4 to the power. So 4 for 16, 16 into 2, 32. The correct answer for this is 32 electrons. Maximum electrons जो n shell में आ सकते हैं वो है 32 electrons. 2n square was the formula that was to be used here. Then this question was very interesting and a bit on the tricky side, right? But I'm sure आप सभी ने इसे solve कर लिया होगा. The question is saying if 100 grams of calcium carbonate on heating produces 44 grams of carbon dioxide, how much quicklime will be formed? Which law is followed here? So basically अगर आप सबको याद हो तो कैल्शियम कार्बोनेट की decomposition reaction की यहाँ बात हो रही है. This is quicklime or also called calcium oxide and carbon dioxide. So 100 grams हमने लिया था, कितना यहाँ पे 44 प्रोड्यूस हुआ है. So हमें बेसिकली इसे निकालना है x. So what is this? This is basically 100 minus 44. That would give you x, which is 56. So x comes out to be how much? 56 grams. ठीक है, ये हो गया आपका मास किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का. सो बेसिकली जो मैंने इक्वेशन यूज की है वो क्या हो रही है, जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे उतना ही टोटल मास मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे भी होगा. सो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी. Okay, so correct answer was option D, the law of conservation of mass, and 56 grams was the right answer. Moving on to the next question. Name the process associated with the following. सबको पता है dry ice, it undergoes sublimation. You know it very well. Dry ice आपका होता है solid carbon dioxide. उसका क्या है, उसका peculiar phenomenon कि वो सीधे solid state से सीधे ही आपका gaseous state में चला जाता है without passing through liquid state. That is called sublimation. And ये वाला I'm sure सबने part B तो observe किया होगा अपनी normal life में भी. अगर हम इंक को डालते हैं ग्लास कंटेनर तो इंक चारों तरफ फैल जाती है. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन डी. ओके, आपको यहाँ पे नेम द प्रोसेस इन द राइट ऑर्डर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सब्लिमेशन एंड देन डिफ्यूजन इज द राइट आंसर, गाइस. देन यू हैड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बोरॉन हैज 2 isotopes, फाइन, and the atomic mass that should appear for boron is. तो बोरॉन के लिए क्या आपके पास अपेयर होना चाहिए? यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना था. आपका इसमें कितना, आपको यहाँ पे मास नंबर गिवन है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अबंडेंस गिवन है. सो मास नंबर इनटू द अबंडेंस. बोरॉन फर्स्ट बोरॉन 10 के लिए, सेकेंड बोरॉन के लिए भी डिवाइडेड बाय 100. Okay, when you solve it, you would get the answer as option A. Okay, that is the correct answer, 10.8. Okay, ये आपका relative abundance पे based questions होते हैं. Okay, it's based upon your relative abundance. Fine. So ये बहुत ही important questions है. It comes out to 10.8, almost 1 U. That is for the entire boron. दोनों isotopes की atomic masses और उनकी relative abundances को consider करते हैं. The next question that was there was, what will be the correct sequence of the temperature when you have got 25 degrees Celsius and 45 degrees Celsius and they are converted into Kelvin scale. सबसे पहले दोनों को Kelvin scale में करेंगे हम, then हम दोनों को Fahrenheit scale के अंदर करेंगे. ठीक है, सबको याद होगा I am sure that अगर मेरे पास यहाँ पर Kelvin given है तो मैं डिग्री सेल्सियस में क्या करती हूँ, 273.15 ऐड कर दूंगी. So
मुझे कितना 25 गिवन है, 25 प्लस 273.15. Okay, and similarly for 45, again 45 degrees plus 273.15. This would give me the answer in Kelvin. Okay, so ये वाला था केल्विन का पार्ट. इसी तरह से आप लोग सॉल्व करोगे फॉर फेरेनाइट ऑल्सो. फेरेनाइट के लिए आपका क्या फॉर्मूला यूज होता है? Fahrenheit is degree Fahrenheit is equals to degree Celsius plus 9 by 5, sorry, into 9 by 5 plus 32. Okay, it's degree Fahrenheit is equals to degree Celsius into 9 by 5 plus 32, right? So when you put the values here, 25, so 5 से 5 गया, ठीक है, 5 9 to the 45 plus 32. So it comes out to 45 plus 32, which comes out to be 77 degree Fahrenheit. Similarly, you will do for 45 degrees Celsius. So 5, 45, 9, right? 9 9 is 81 plus this thing. Okay, so 113. So for this, the correct answer, I'm writing to both the formulas here. Kelvin is degree Celsius plus 273.15. And for degree Fahrenheit, it was degree Celsius into 9 by 5 plus 32. Fine. So the correct answer for this came out to be your path C. इसके अंदर आपको बहुत ही क्लियर केयरफुली आंसर करना था, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है. ओके, पहले दोनों का केल्विन्स आएगा, फिर दोनों का फेरेनाइट्स आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन एट लीस्ट that was there was this one. Goldstein experiment, which involved passing high voltage electricity through gases at very low pressure, resulted in the discovery of. सबको पता है J.J. Thomson का जो एक्सपेरिमेंट था उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था. Rutherford discovered your proton with the help of Goldstein's experiment. Goldstein was able to show that हमारे पास एक positively charged particles निकलते हैं. उनका जो एक्सपेरिमेंट था that was the canal ray experiment or the anode ray experiment, जिसकी वजह से हमें पता चला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज ऑप्शन बी. सो यू कैन सी द क्वेश्चंस वर प्रीटी सिंपल, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे. एंड आई एम श्योर आपका केमिस्ट्री का सेक्शन बच्चा बहुत ही अच्छा रहा होगा. माय बेस्ट विशेस आर विद यू पीपल, स्पेशली फॉर आप लोगों के लिए हम लोग एक वर्कशॉप रख रहे हैं मंडे के दिन. सो डू अटेंड दैट वर्कशॉप. एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. बाय. हे गाइस, आई होप आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे गए होंगे. एंड लेट अस नाउ डिस्कस बायोलॉजी वाला पार्ट, राइट? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है डक बिल्ड प्लैटिपस एंड एकिडना आर, राइट? नाउ गाइस, यू ऑलरेडी नो दैट तीन टाइप्स के मैमल्स होते हैं. मोनोट्रीम्स यानी प्लैटिपस, मार्सुपियल्स यानी कंगारूज जिनका बेबी उनके बॉडी के बाहर एक पाउच में रहता है कुछ समय के लिए, एंड फाइनली दे आर अस यूथीरियंस, राइट बेटा? So duck-billed platypus and echidna are egg-laying mammals, beta. They are monotremes. So correct answer was B. Dash muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. बेटा और कुछ आप भूल सकते हो, branched आप कभी नहीं भूल सकते. Branching आपको कार्डियक में ही मिलती है. Correct answer was बेटा B. Which of the following differentiates prokaryotes from eukaryotes? Now बेटा question है prokaryote और eukaryote. Presence of chloroplast, 70s ribosomes, photosynthesis, cytoplasm. तो बेटा साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट. फोटोसिंथेसिस, ना बेटा फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट्स में तो होता ही है, प्लांट्स में होता है. कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. तो दिस इज आल्सो नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, ये भी दोनों में पाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स. अब अगर आपको पता हो राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं, 70s और 80s. यूकैरियोट्स में जनरली 80s पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में 70s पाया जाता है. बट यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है. तो इसीलिए हम 70s राइबोसोम को भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं मानते. बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज अ वेल बिल्ट न्यूक्लियस, यानी विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंड क्लोरोप्लास्ट. That is why बेटा the correct answer would be A, presence of chloro. उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा बट उनके अंदर फोटोसिंथेसिस जरूर होगा. ठीक है. मार्शल वार्डन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन बिकॉज उन्होंने ये डिटेक्ट किया था
that it is the bacteria Heliobacter pylori जो पेप्टिक अल्सर्स कॉज करते हैं। इसके पहले आप मेडिकेशंस और NSAIDs उसको ब्लेम करते थे, अल्कोहल को ब्लेम करते थे, एसिडिटी को ब्लेम करते थे, which is true to some extent they contribute बेटा, they support the growth of Heliobacter pylori, but बेटा it is the bacteria that causes the ulcer, इसीलिए इन्हें प्राइज में रखा हूं। So correct answer was बेटा C। परमानेंट टिश्यूज बेटा मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करना, जैसे कि आप अभी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हो, राइट, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, बट बेटा इवेंचुअली यू विल स्टडी ओनली मैथ्स। सेम वे परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएट करता है, स्पेशलाइज करके परमानेंट टिश्यूज बनाता है, और ये परमानेंट टिश्यू कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे, राइट। So permanent tissues differentiate from meristematic tissue in their inability to divide. They will stop dividing. They will have a particular shape and they will have a definite function. So correct answer is all the above. A student while observing a plant tissue under the microscope points out large air spaces, large intercellular spaces. He also indicated the presence of more than one nucleus and a thin cell wall. The correct identification of the tissue. बेटा large air spaces. हमें पता है कि पैरेन्काइमा अलग-अलग टाइप्स का हो सकता है। क्लोरेनकाइमा जब उसके पास क्लोरोफिल होगा, एंड एरेनकाइमा जैसे कि एक्वाटिक प्लांट के स्टेम्स में पाया जाता है, जिससे कि वो फ्लोट रह सके। तो करेक्ट आंसर वाज बेटा डी। लास्ट क्वेश्चन, सम हेपेटाइटिस वायरसेस व्हिच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। ना बेटा हेपेटाइटिस वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड सी, दे आर स्प्रेड वाया मल्टीपल वेज, फूड एंड वाटर, sexual contact, and also from a pregnant mother to the baby, right, but not by air or droplet infection or genetically passed. No, it's not a genetic disorder. So of the given options, C is the correct, that is water. Okay, so beta with that we are done with the biology part, and I'm very sure you'll enjoy a lot your maths वाला part. तब तक के लिए bye bye. Hello everyone, guys, welcome to the session। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ to discuss the slot 4 of the GTSC paper that we have just conducted today। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कि 4th slot में जो मैथ्स का सेक्शन आया था वो इजी आया था, डिफिकल्ट आया था या फिर मॉडरेट था, एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस। So before we start, I welcome all the students to this GoPrep channel for grade 10, and I want all the students to guys quickly like the session, subscribe to our channel so that you can get all the important updates about all the important sessions we are conducting over here। And let's get going, let's have a look at all the questions। मेरे को चैट में जरूर बताना कितने लोगों ने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। हाउ वाज द पेपर, वाज इट इजी, डिफिकल्ट और मीडियम, जरूर चैट में बात करेंगे इसके बारे में। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नाउ। In the figure below, ADE is a right angle triangle, right angled at AD, ठीक है, D हो गया 90 डिग्री, fine। AD is 15, the length of AD that's 15 centimeter, DF is 8.5, ठीक है। Moreover, it's been given AF and FE are equal, AF and FE are equal, मतलब कि ये 90 है। F को अगर सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ हो जाए ना, अगर हम F को सेंटर लेके और AE को डायामीटर लेके अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली D से पास करेगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट दीज थ्री साइड्स विल बी इक्वल। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 8.5। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये 8.5 है तो ये भी 8.5 और ये भी 8.5, दैट मींस दिस हाइपोटेनस इट विल बिकम 17, 15, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दैट्स 8, ये आएगा। लेंथ ऑफ ED विल बिकम 8 सेंटीमीटर्स, ED की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया। हाफ बेस 8 है और हाइट है 15, दिस विल बिकम 4 into 15, दैट्स 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। In the figure, if angle AOB is 125, a very important question based upon a very important theorem that we learned last year, I would say बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमने ये पढ़ा था कि angles in this case the opposite angles are supplementary, opposite angles are supplementary, opposite angles are supplementary। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में पढ़ा था।
सबसे पहले तो मेरे को चैट में जरूर बताना कितने बच्चों को ये रिजल्ट याद था। ना इफ यू वांट टू प्रूव इट, इट्स क्वाइट इजी टू प्रूव दिस प्रूफ। इसको, इस रिजल्ट को प्रूव करना है बहुत आसान है। क्या करना है आपको, बस ऐसे ड्रॉ करने हैं टेंजेंट, सॉरी रेडियस ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप देखोगे यार ये एंगल 1 और 2 ये एंगल्स इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब कि दिस इज 2 times angle 1, this entire is 2 times 1, this entire is 2 times 3. Once you add you will get to know कि opposite angle supplementary है। तो ये अगर 125 है तो ये कितना आ जाएगा, even this will become 180 minus 125। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 180 minus 125 डिग्री, जो कि होता है 55 डिग्री, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 55 degrees. Option A is the answer for this question. Next one. In triangle PQR, S is any point on the side QR. देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है। PQ हमको क्या चाहिए, PS चाहिए इस साइड में, तो PQ plus QS is greater than PS. Sum of two sides is greater than third side. Similarly, triangle PRS में ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, तो PR plus RS is greater than PS again. Add the two equations. Add the two equations. You will get कि PQ plus QS PR plus RS is greater than 2 times PS. अब RS और QS को ऐड करके लिख दो QR. तो हमारे पास आ गया PQ plus QR plus PR greater than 2 PS. And simple triangle inequality की इक्वेशन से हम इस चीज को, रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, in the area of an equilateral triangle is √9√3, then it's semi-perimeter, ठीक है। तो √3/4 a square is 9√3, 9√3, √3 cancel, a square आ गया, 9 4s are 36, a is 6, semi-perimeter 3a/2, 18/2, और you could simply say 9 centimeter। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। There is a slide in the park. One of the sides. Slide किस फॉर्म में होगी? Slide is in the shape of a triangle. ठीक है। One of the sides of wall is painted if the sides of the wall are 15, 11 and 6. 15, 11 and 6. So in short, we need to find this area. Let's use Heron's formula for that. S कितना आ जाएगा? S की वैल्यू 15 plus 6 plus 11 upon 2, semi perimeter. 15 और 6, 21, 32/2, that's 16. 16 minus 15, अब फॉर्मूला क्या होता है, S minus A, S लिखा 16, S minus A, 16 minus 15, फिर 16 minus 11, फिर 16 minus 6, कितना आ जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन, विल गेट 16 को बाहर ले लिया, 4 आ जाएगा, 16 minus 15 1, 16 minus 11 that's 5, और 16 minus 6 that's 10. तो यहाँ पर 5 बाहर ले लेंगे, दिस विल बी 20√2. आवर आंसर इज 20√2. ये हो जाएगा डी फॉर दिस आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन फिट इनसाइड अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अगर इसका फिगर ड्रॉ करें, एक क्यूब ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ क्यूब ओवर हियर। इस क्यूब के अंदर, अब मैं सिर्फ इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर एक स्फीयर फिट किया है, लार्जेस्ट वॉल्यूम का। तो मतलब कि साइड ऑफ क्यूब है, दैट इज डी फॉर द स्फीयर। तो 2r की वैल्यू कितनी है, साइड दे रखी है 3, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3/2। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, 3 क्यूब बाय 2 क्यूब। तो दिस इज एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 into पाई into 27, 3 into 2 क्यूब 8, तो यहां से 8 और 4 कैंसिल, 2 बचेगा, 3 और 27 कैंसिल, 9 बचेगा, आंसर आ गया 9π/2। इजी क्वेश्चन आएगा, सभी ने कर लिया होगा, इसका आंसर आएगा डी 9π/2। नेक्स्ट वन, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 50, ठीक है। इफ द क्लास साइज इज 15, ठीक है, 15 है तो हमको 7.5 इधर ऐड करना है, 7.5 इधर ऐड करना है, तो एक हो जाएगी 50 plus 7.5, एक हो जाएगा 50 minus 7.5। वी हैव टू ऐड 50
we have to add 7.5 to 50 and we have to subtract 7.5 to 50. That will be option B, 57.5 and 42.5. Next, two coins are tossed simultaneously. Two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head. Maximum one head चलेगा, मतलब कि one head और वन टेल अलाउड है, ये वाला केस अलाउड। जब टू कॉइन्स टॉस करते हैं तो हम सारे अगर लिखें सारे फेवरेबल आउटकम्स, सारे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, so what will be total outcomes in this case? All tail, tail head, head tail, head head. अब इसमें कह रहा है at most one head, मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो नो हेड चल जाएगा, वन हेड, दीज थ्री केसेस आर अलाउड। तो फेवरेबल हो गए 3, टोटल केसेस 4, तो आंसर आ गया 3/4। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123, 0.123 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो कितना आ जाएगा? देखो, लेट्स से दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0.123 बार, तो 100x कितना आएगा? 12.3 बार, ठीक है। 1000x एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 123.3 बार। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 1000 में से 100 जाएगा, बचेगा 900x। 123.3 बार में से 12.3 बार जाएगा, 123.3 बार माइनस 12.3 बार। यहाँ पर 12 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 111, यस दैट्स इट, 111 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 111/900। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये नहीं, सिर्फ डी बचेगा, आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 318 and 739 लीविंग रिमाइंडर 3 and 4। सिंपल सी बात है यार, ऐसा करना है हमको कि इसमें 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 315 सब्ट्रैक्ट कर लो, और इसमें 4 आ रहा है तो 735 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है? HCF लेना है। HCF लेंगे तो 315 के फैक्टर्स लिखते हैं। 315 के फैक्टर्स 5 से किया 6 और 63 हो जाएगा 9 into 7, तो इसके फैक्टर्स हो गए 5 into 7 into 3 स्क्वायर, 735 5 से किया 1 23 4 35 7 147। दिस इज, आई थिंक दिस विल गो बाय 59 into 3 है, ये 3 से करते हैं 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से किया तो 7 और 20, 4 27 9 49, तो यहाँ पर एक 7 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर है 5 into 3 into 7 स्क्वायर। तो HCF कितना आएगा? क्या क्या कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए 5 कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन और 7 कॉमन। कितना आ गया? 35 into 5, 35 कितना हो जाएगा? 7 21 into 5 105 इज अवर आंसर। ए हो जाएगा इसका आंसर। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ए। नेक्स्ट वन, fx है ये 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर which x इक्वल्स 0। ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहां पर x स्क्वायर कॉमन लो, 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 1। ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यहां पर, x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करें तो यहां पर ये फैक्टर अगर 0 है तो x की वैल्यू 1, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज ऑप्शन डी। अगर आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन डी में है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुपिंग का अच्छा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, मतलब कि x कोऑर्डिनेट सेम रखना है, y कोऑर्डिनेट वेरी। तो मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा? x कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, लेट्स से समवॉट हियर। तो अगर x सेम है तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। अब कैसी है लाइन देख लो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 फ्रॉम द ओरिजिन, वेरी इजी, पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल एप्लीकेशन। ये है 4,3, देयरफॉर
this length is 4, this length is 3 units, ये हो जाएगा 5. 4 square plus 3 square is 5 units, तो आंसर हो गया 5. ठीक है. नेक्स्ट वन, the graph, the value of k for which the point lie on the graph of the linear equation. ठीक है, that means 1, minus 2 इसको satisfy करेगा. satisfy करवाते हैं, put कर दो वैल्यू. x को 1, -2, y की जगह -2, प्लस k इक्वल टू 0. तो 1 + 4 + k = 0. k की वैल्यू -5, ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट वन, the following needs a proof. Obviously it's theorem. Axiom, definition, postulates का कोई प्रूफ नहीं होता. They are the assumed truths या फिर they are universal truths. ठीक है, ये हो जाएगा. Two complementary angles such that, let's say x and 90 minus x, such that 2 times the measure of one, 2x, is 3 times the measure of the other one, 3 times 90 minus x. 2x equals 270 minus 3x. 5x equals 270, x आ जाएगा 4, नहीं सॉरी 5, x आ जाएगा 5, then 20, 54, x is 54, x is 54. ठीक है, तो एक एंगल 54 है, दूसरा 90 minus 54, that's 36. स्मॉलर एंगल की वैल्यू 36. इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. इन द गिवन फिगर, again a very interesting question of exterior angle property. exterior angle property कैसे करना है इसको देखो. let's consider this triangle. तो यहां पर I am naming this point as ABCD. F ले लो इसको, ठीक है, और इसको G ले लो. तो ये एंगल को 1 ले लिया. तो कैन आई से इन triangle AFD, in triangle AFD, angle 1 is exterior. Angle 1 is exterior angle. तो क्या मैं कह सकता हूं कि angle 1 is equal to sum of the opposite exterior. तो angle 1 की वैल्यू angle A plus angle D. ठीक है. Similarly in triangle CGE, in triangle CGE, फिर इस बार एक्सटीरियर कौन है? एंगल 2. एंगल 2 इज एक्सटीरियर टू CGE. CGE तो मतलब कि एंगल G किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? ऑपोजिट एक्सटीरियर, दैट इज C प्लस E. एंगल C प्लस एंगल E. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E. ठीक है. एड B ऑन बोथ साइड्स, एड B ऑन बोथ साइड्स. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B, यहां पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस DE, जो हमको निकालना है. अब 1 प्लस 2 प्लस B कितना है? 180. तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 फॉर दिस क्वेश्चन. इसका आंसर आ गया 180 डिग्रीज. दैट्स ऑप्शन है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है. If the side BC of triangle ABC is produced on both sides, then write the difference between the sum of the exterior angles so formed. ठीक है भाई, क्या बोल रहा है वो कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, इसको एक्सटेंड किया दोनों साइड, इधर भी और उधर भी. लेट्स से यहां पर एंगल A बन रहा है, या X लिख लेते हैं, यहां पर Y बन रहा है. तो मुझे पता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमको क्या निकालना है? हमको x माइनस वाई निकालना है या y माइनस x निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का. इन शॉर्ट तो x कितना आ गया? a प्लस सी. y कितना आ जाएगा? ऑपोजिट एक्सटीरियर, ऑपोजिट इंटीरियर, a प्लस बी. ऐड कर दो. ठीक है, तो कितना आ गया ऐड करने पे? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब कि x प्लस वाई निकालना है. ऐड किया x प्लस वाई, दिस इज a plus C plus A again plus B. This is A plus C plus B, that is 180. 180 plus angle A. कितना आ गया? Sum of the exterior angles so formed and angle A. हमें क्या करना है कि write the difference between the sum of exterior angles, मतलब x plus y minus A निकालना है. माइनस A वहां ले जाओ, x plus y A को वहां ले गए माइनस A, दिस इज 180. तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, C विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. D and D are midpoints of the sides AB and AC. ठीक है,
ऑफ ट्राइंगल ABC एंड O इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। चलो ड्रॉ करते हैं फिगर, फिगर से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। Whenever we get a geometry question, सबसे पहला काम होना चाहिए फिगर ड्रॉ करना। तो यहाँ पर D पॉइंट, यहाँ पर E पॉइंट, इनको ज्वाइन किया। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है वो, मिड पॉइंट्स हैं ये। पहली बात ये मिड पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या बोल रहा है वो, O इज एनी पॉइंट ऑन BC। ठीक है, यहां पर मैंने O ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहा है, O इज जॉइन टू A। ठीक है, कर दो O को ज्वाइन कर दो A से, O इज जॉइंड टू A, हो गया ज्वाइन। व्हाट नेक्स्ट, इफ P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC, OB एंड OC, यहां पर P, यहां पर Q, ठीक है, OB एंड OC, देन DEQP, DEQP, ये जो बन रहा है ये क्या है, तो यहां पर लेट्स हैव अ लुक एट ट्रायंगल ABO, ABO ट्रायंगल देखो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, P मिड पॉइंट, P एंड Q मिड पॉइंट ऑफ OB, तो मतलब कि ये भी इक्वल टू ये है। तो यहां पर हम लगाएंगे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो कैन आई से PD by converse midpoint theorem, PD is parallel to AO and PD equals half of AO. Similarly, triangle ACO देखो, अभी ABO की है, same property in triangle ACO. Here we could say कि यार ये और ये equal है और ये दोनों भी equal है. Again by converse midpoint theorem, QE is parallel to AO again and QE is equal to half of AO again. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। Therefore, from first and second, from first equation and second equation, we can say कि PD जो है, this is parallel to QE and PD equals to QE. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि if in a quadrilateral, opposite one pair of opposite sides are equal and they are parallel, then we say it's a parallel. वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मेरे को चैट में बताना कितने बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा एंड कितने बच्चे से कर पाए। आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर मैथ सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो एक एंगल मान लिया x और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 20, दिस इज लार्जेस्ट एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को x मान लेते हैं, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 24, 2x माइनस 24। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल इज 24 लेस देन, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। देन मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक एंगल ये लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट ये है एंड दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम होगा 180, दे आर सप्लीमेंट्री। तो 3x माइनस 24 इज 180 डिग्रीज, 3x की वैल्यू आ जाएगी 204, x इक्वल्स कितना आएगा 68, x आएगा 68 डिग्री। हमको चाहिए लार्जेस्ट एंगल, तो वो हो जाएगा 2x माइनस 24, 68 इंटू 2 कितना हो गया 136 माइनस 24 कितना आ जाएगा 136 माइनस 24, दैट इज इक्वल्स टू 112 degrees. C will be the answer. So that's all the questions in the section, math section in the slot 4. Stay tuned for the upcoming aptitude section and do let me know in the comment section. Were you able to solve the questions? पेपर डिफिकल्ट था या सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन, क्या लगता है बिल्कुल बताना हमको कमेंट में। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल GoPrep चैनल फॉर ग्रेट टेक। हे दोस्तों, तो हम अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे आ जाते हैं यार। एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस करना है हमें। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इफ वी कैन सी कि इन चारों जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, इनमें कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला सर्किल है, दूसरा स्फीयर है, तीसरा हमारा स्फीयर इज अ 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है, तीसरा एलिप्स है, फिर रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप देखिए सर्किल है, एलिप्स है या स्फीयर है, इन सब में क्या होता है कोई एंगल नहीं होता। कोई एंगल है इनमें अंदर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है। ये सभी लाइक सर्कुलर टाइप फिगर है। ठीक है,
तो रेक्टेंगल मतलब सबसे ज्यादा ऑड वन आउट लग रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी रेक्टेंगल, ठीक है। वैसे तो 3D फिगर को भी बोल सकते हैं आप, बट आप ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे कोड बोल रखा है कि एक कोड में हम ब्रोक को ऐसे दिखा रहे हैं 1396, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको दिखा रहे हैं 73624। तो रोड का कोड क्या होगा, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे यार, है ना। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कहानी क्या हो रही है यहाँ पे ना। यहाँ की कहानी अगर हम समझे तो यहाँ पे जो सारे लेटर्स हैं वो किसी नंबर को दिखा रहे हैं, B5 को, R3 को, O1 को एंड सो ऑन, ठीक है। ड्रीम में भी वी कैन से R यहाँ पे 3 हो रहा है, O ऑलरेडी 1 है, A 2 है, D 7 है। तो कौन सा ऑप्शन यार यहाँ पर सही होना चाहिए, तो A के लिए 2 है, यही बात है यार, है ना। O के लिए आपका 1 है, R के लिए हमारा 3 है और D के लिए हमारा 7 है। तो 3 1 2 7 C आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल ही था। थर्ड क्वेश्चन है कि अमर इज पॉइंटिंग टू अनदर बॉय हु इज बॉलिंग, सेड ही इज अ सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज अंकल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहीं पे आ जाएं, अपने पेन को थोड़ा वापस ले आते हैं। हाँ जी, अरे पेन को क्या हो गया हमारे, आ गया हाँ आ गया। तो फादर ऑफ अंकल किसे कहते हैं, फादर ऑफ अंकल, सोचो अंकल क्या होते हैं, चाचा, चाचा के पिताजी क्या हो गए, दादाजी, वी कैन से ग्रैंड फादर, फादर ऑफ अंकल इज ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर हो गए। तो उनकी जो बेटी है, हमारे ग्रैंड फादर की बेटी, ठीक है, वो हमारी मम्मी भी तो हो सकती है, ठीक है। ग्रैंड फादर की जो हमारी बेटी होगी वो हमारी क्या मम्मी हो सकती है, ठीक है। तो वो मतलब एक तरह से, या हमारी ये भी हो सकता है कि हमारे पापा की बहन, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पापा की बहन, ठीक है। तो जो पापा की बहन हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, कजन हो जाएगा ना। तो अमर और जो वो बॉय है, दूसरा बॉय है, वो क्या हो जाएगा, वो उसके सन है, पापा की बहन की बेटी, बेटा सॉरी, है ना, पापा की बहन का बेटा क्या हो जाएगा, हमारा कजन हो जाएगा, ठीक है जी, ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्चुअली एक सीरीज बन रही है, वो पैटर्न हम सबको पहचानना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर हम पहचाने तो फर्स्ट जो आ रहा है 10 जो आ रहा है वो आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 1 करके, ऐसे ही आ रहा है ना। फर्स्ट वाले में अगर हम ऐसे करें 3 स्क्वायर प्लस 1 तो 10 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट होगा तो उसे क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा 101 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही होना चाहिए, 101 का स्क्वायर प्लस 1, तो आई थिंक यही आ जाना चाहिए जी, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, 4 डाइस को हमने ग्राउंड पे थ्रो किया। इन दिस प्रॉब्लम द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस हुज of 4 dice is 13, the total number of top faces of these 4 dice is 13, मतलब जो टॉप फेसेस पे नंबर आ रहा है उनका जो सम बैठ रहा है वो 13 है, ठीक है। विच शोड 4 3 1 5, जिसमें 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 5 आ रहा है ना, तो 6 और 7 13 हो रहे हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल ऑफ फेसेस टचिंग द ग्राउंड। अच्छा, डाइस खेला है कभी आपने, है ना, तो 4 के अपोजिट में क्या होता है, 3 के अपोजिट में क्या होता है, 1 के अपोजिट में क्या होता है। तो हमें पता है यार 1 के अपोजिट में होता है 6, 2 के अपोजिट में होता है 5, 3 के अपोजिट में होता है 4, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 4, 4 के, तो 4 के अपोजिट में ऑब्वियसली 3 हो गया, ठीक है। 3 के अपोजिट में 4 ही होता है ना यार, और 2 के अपोजिट में होता है 5, ठीक है। तो इनके अपोजिट में ये होगा, इसका सम आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 8 15, 15 आंसर आ रहा है इसका यार, ए आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 के अपोजिट में आपने डाइस खेला होगा तो आपको पता होगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा, इसमें थोड़ा सा हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा गायब होके भी इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ जी। यार यहाँ पे स्पेस चाहिए हमें, तो इस स्पेस को हम यूज कर लेते हैं। टीना इज गोइंग बाई कार फ्रॉम हर हाउस, और वो 8 किलोमीटर नॉर्थ को चलती है, ठीक है। तो हमें यार सिंपल सी बात पता है, नॉर्थ होता है, अगर हम थोड़ा सा ऐसे ले लें, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये पता है हमें,
इतना पता है। इसके बाद अगर हम डायग्राम को इसे बताएं कि टीना जो है वो हमारी 4 किलोमीटर तो चलती है ऊपर की तरफ, है ना जी, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ चला लेते हैं, ये आप ये डायरेक्शन याद रखिएगा, मैं इसे अलग से यहाँ पे बना देता हूँ जी। थोड़ा सा हमारा पेन कहाँ गया, लेट मी, पेन आ गया वापस से, नहीं आया, ओके। टीना कहाँ गई, ये रही पेन, ये रहा, है ना, वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये हमें बस इतना पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इतना याद रखा। तो टीना पहले ऊपर को गई, कितना गई, 8 किलोमीटर, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है, अपने हाउस से 8 किलोमीटर ऊपर चली। फिर बोला कि 13 किलोमीटर उसने लेफ्ट को चली, चलो 13 किलोमीटर लेफ्ट को भी चला दिया, ठीक है। 13 किलोमीटर लेफ्ट को चलने के बाद फिर उसने टर्न लिया और वो 4 किलोमीटर चली, चलो बहुत बढ़िया। फिर बोला कि वो 6 किलोमीटर फिर उसने राइट टर्न लिया, चलो 6 किलोमीटर भी चल गई, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि ये ऑफिस आ गया उसका 6 किलोमीटर बाद, और यही फाइनल पॉइंट है, ये ऑफिस आ गया। बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू हर ऑफिस, अभी उसकी डिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाली डिस्टेंस उसके घर से क्या है, हमें निकालनी है, ठीक है। तो यार कैन वी सी कि यार हम अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल सा क्रिएट कर लें, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट कर लें तो ये जो टोटल लेंथ है, ठीक है, मैं इसे अलग से बना देता हूँ यार इस ट्राइंगल को, है ना, ये उसका हाउस है, ठीक है, बेसिकली हाउस तो उसका थोड़ा नीचे है ना जी, हाउस तो थोड़ा नीचे है, और ये हो गया, ठीक है। तो यार ये 19 किलोमीटर है, अगर हम देखें ये 13 प्लस 6 19 किलोमीटर है, ठीक है। और ये वाली लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर से वो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर नीचे आई है, तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी 4, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 19 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी 361 प्लस 16, आई थिंक रूट 337 आना चाहिए, ठीक है। तो ये रूट डी आ रहा है यार इसका आंसर, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, उसके लिए भी हम यहीं पे करते हैं। एक स्कूल बस है, वो वेस्ट में मूव कर रही है, अगेन हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक स्कूल बस है, वो वेस्ट में मूव कर रही है, कितना, 7 किलोमीटर वो मूव करा उसने, ठीक है। स्कूल बस ने हमारा कितना मूव किया, 7 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव किया। फिर उसने बोला कि उसने 5 किलोमीटर ऊपर की डायरेक्शन को उसने टर्न ले लिया, राइट डायरेक्शन को, ठीक है। उसने बोला फिर उसने 19 किलोमीटर इधर को चले गई वो, चलो भाई 19 किलोमीटर भी पहुंचा दिया उसको इधर। फिर उसने बोला कि अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अगेन अब आप यार कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे राइट एंगल बना लो, देखो 7 इधर गई थी, 19 इधर आ गई, तो हमें पता लग गया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये तो 12 किलोमीटर है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, जो ये वाली ऑब्वियसली 5 ही है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, वी कैन से कि ये हमारी आ गई, अरे 12 स्क्वायर, ये आ गया 13 स्क्वायर, ये हो गया 13, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है एक्चुअली, हमें ये बताना है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यार ये देखो, ये वाली जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट ही होती है ना, बिल्कुल सेंटर डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे ना इसे, तो नॉर्थ ईस्ट है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेन डायग्राम दे रखा है बहुत तगड़ा सा। तो वो लगा कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो हमारा रिप्रेजेंट करता है फुटबॉल प्लेयर्स को, ठीक है जी, फुटबॉल है ना, रोज खेलता हूँ यार मैं तो यार, मजेदार। और सर्किल जो है रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट प्लेयर्स को, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कबड्डी प्लेयर्स को, ये भी ठीक है। The numbers given in the diagram represent the number of persons in the particular category, ठीक है। स्क्वायर के लिए बोल दिया था इन्होंने, और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है बैडमिंटन प्लेयर को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है बैडमिंटन प्लेयर को, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब कितने पर्सन है जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। तो अगर हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो कितने पर्सन सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, तो जो सिर्फ बैडमिंटन वाले एरिया में हमें दिखाई दे रहे होंगे उन पर्सन्स को हम मार्क कर लेंगे। ये वाले पर्सन है जो सिर्फ इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं, सही बात है। थोड़ा मैं मिटा दूं इसे यार, है ना, वो 23 भी गायब हो गया। ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 23 प्लस 25 बोल सकता हूं मैं।
तो 23 प्लस 25 वी कैन से यार 48 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सी आ रहा है यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दिखने में। मिरर इमेज हमें इसकी बतानी है, ठीक है। 49 में हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, प्लेन मिरर, a mirror image is reflected duplication of an object that appears almost identical, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, but it is reversed in the direction perpendicular to the mirror surface, है ना। मिरर सरफेस की एकदम रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, है ना। तो एज एन ऑप्टिकल इफेक्ट इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज मिरर और वाटर। तो मिरर और वाटर का एकदम रिफ्लेक्शन आ जाता है यार, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो आप, इसमें इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, इस केस में अगर हम देखें तो ये जो इधर को एरो जा रहा है, ठीक है यार, मेरे को वापस आ जाना चाहिए, अभी तो जगह ही जगह है हमारे पास। ये जो इधर को एरो जा रहा है, ये एरो इधर को हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन का साइन टाइप का इधर को बना हुआ है, ये साइन जो इधर को बना हुआ है हमारा, ये साइन किधर को बन जाएगा, अगर हमारा जो नया होगा ये साइन इधर को बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन तो वही रहेगा, वे ट्राइंगल का मुंह भी किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। कौन सी फिगर में हो रहा है, इस फिगर में, ठीक है। रिफ्लेक्शन आएगा ना यार, एरो दूसरी डायरेक्शन में हो गया और हमारा ये वाला भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया, ट्राइंगल का मुंह भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया। सी मस्ट बी द आंसर, है ना, सी आंसर जी। चलो लास्ट क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चन पेपर। अब एक एक करके रेक्टेंगल काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। 4 छोटे रेक्टेंगल, याद रखा 4 हो गए छोटे रेक्टेंगल। एक 2 बाई 2 का, एक 2 बाई 2 का 2, और हम ऐसे भी तो लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे 2 बाई 2 का 2, ये भी हो गए, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अरे यार 4 + 2 + 2, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला भी लेंगे, एक ये बड़ा वाला भी लेंगे ना, तो एक ये बड़ा वाला भी हो गया। बस इतने ही तो है कुल मिला के, एक ये बड़ा वाला हो गया। तो 4 8 और 1 9, सी आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस एप्टीट्यूड को सॉल्व करते हुए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद आवर ऐप GoPrep, एंड कोई भी क्वेरी हो आपकी किसी भी चीज से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8595929100 पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू मी। थैंक यू वेरी वेरी मच।